दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ पर आज बात करेंगे। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित और यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित आपको उसका उत्तर बताएंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो त्रुटि आती है तो ध्यान रखें उसे बग कहा जाता है। BUG बग कहते हैं अपन उसको। कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि को या फॉल्ट को बग कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1 डिट इज इक्वल टू, ये ध्यान से समझिएगा, बिट नहीं पूछ रहा है, निबल नहीं पूछ रहा है, 1 डिट के बारे में सवाल पूछा गया है। ये JN के एग्ज़ाम में आ भी चुका है क्वेश्चन इस तरह का। तो 3.32 बिट जो होती है वो इक्वल टू 1 डिट होती है। 4 बिट से मिलकर के एक निबल बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनती है। आप इन तीनों चारों को याद रखें, सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस डेसिमल इनपुट नंबर को बाइनरी में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं, कई तरह के कन्वर्टर उसमें होते हैं जो डेसिमल द्वारा दी गई इनपुट संख्या को बाइनरी में, क्योंकि अभी डिजिटल कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी पर ही आधारित है, वो बाइनरी संख्या को ही एक्सेप्ट करते हैं। हमने डेसिमल नंबर इनपुट किया था लेकिन वो अपने आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर से वो बाइनरी को जब आउटपुट देता है तो हमें वापस डेसिमल में ही दर्शाता है। तो इन चीज़ों के लिए, यानी डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एनकोडर और डिकोडर लगे होते हैं। तो जो डेसिमल को बाइनरी में करता है वो एनकोडर होता है और बाइनरी को डेसिमल में करता है वो डिकोडर होता है। क्योंकि सपोज दैट अपन एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हमने किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना था, मान लीजिए तो 20 × 5 करना था। हमने 20 और 5 को ही प्रेस किया है, लेकिन कंप्यूटर ने उसको एज ए बाइनरी ही समझा है, चाहे वो 0 1 1 0 1 1 कैसे भी समझा हो। 1 और 0 में उसको उसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया और ये काम था एनकोडर का। इसको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आया 100। तो वापस हमें जो इसको बाइनरी से 100 के रूप में यानी डेसिमल में कन्वर्ट करके शो किया है, कंप्यूटर ने अपने आप उसको भी चेंज किया था और ऐसा करने के लिए उसमें डिकोडर था। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी फॉर्मूले के निशान से शुरू होते हैं। सभी फॉर्मूले बराबर के निशान से शुरू होते हैं। यदि फॉर्मूले से पहले बराबर का निशान नहीं लगाया जाता है तो इनवैलिड फंक्शन, अवैध फॉर्मूला आ जाता है और हमें प्राप्त परिणाम जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूले जब भी है ब्रैकेट में लिखे जाते हैं तो उनसे पहले बराबर का निशान होना, इक्वल टू का साइन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एक्सेल में सेल का वैलिड एड्रेस होता है। रो एंड कॉलम के कट ऑफ पॉइंट को सेल कहते हैं और एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है। जिस सेल में हम वर्क कर रहे होते हैं वो एक्टिव सेल कहलाता है और अनेक सेल से मिलकर के वर्कशीट बनती है। अनेक वर्कशीट से मिलकर के वर्क बुक बनती है। एक्सेल में बनी हुई फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं। सेल के वैलिड एड्रेस में अल्फ़ाबेट हमेशा पहले होना चाहिए और न्यूमेरिकल बाद में होने चाहिए। अब ABCD में से ये कुछ भी हो सकते हैं। तो H12 ये छोटा एग्जाम्पल है, बड़े रूप में वो AB1 2 इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि पहले A से लेकर Z तक चलेगा, फिर ये AB से शुरू होता है और फिर Z तक चलता है, यानी AB AA फिर AB फिर AC, इस तरह से आजकल ये Z तक संख्याएं जाती है। रो एंड कॉलम की संख्या अब तो बहुत बढ़ गई है, पहले कम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं पेज का ओरिएंटेशन। आपने देखा होगा कि कई बार हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेते हैं तो पेज दो तरह के होते हैं।
एक पेज यहाँ इसी को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हम। लोकल भाषा में या साधारण भाषा में हम दो वर्ड यूज करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो ये वही चीज़ है सेम टू सेम। जो हॉरिजेंटल होती है, क्षैतिज जिसको अपन बोलते हैं, उसी तरह से लैंडस्केप होता है, और पोर्ट्रेट जो है वो वर्टिकल की तरह होता है, एज ए वर्टिकल। तो ये पेज ओरिएंटेशन की श्रेणी में आते हैं। सी ऑप्शन रहेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में अपोजिट तरीके से भी आ सकता है। और देखो वो थी विंडो 8। हालांकि सबसे मान लीजिए कि ये ऐसा वर्जन था कि बहुत कम काम में लिया गया, तुरंत इसको अपडेट करना पड़ा और विंडो 8.1 आ गई थी। उसके बाद में फिर विंडो 10 भी आई। विंडो 7 बहुत काम में आई थी, अभी विंडो 10 चल रहा है, ये भी बहुत काम में आ रहा है। विंडो 8 का वर्जन कोई खास सक्सेस हुआ नहीं था। तो इसका क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, ये भी ध्यान रखें कि निम्न में से कौन सा विंडो 8 में उपलब्ध नहीं था। तो एकमात्र विंडो 8 ऐसी है जिसके कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं होता था, स्टार्ट बटन वहाँ पर था ही नहीं। तो अभी जैसे इसमें कंप्यूटर अपोजिट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है, तो वो है अपनी विंडो 8। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि विंडो 8 में निम्न में से कौन सा अवेलेबल नहीं था, तो फिर स्टार्ट बटन नहीं था, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया एक फीचर जिसे वॉइस पावर असिस्टेंट भी किया जा सकता है, जिससे वॉइस पावर से यानी बोल करके किसी चीज़ को सर्च किया जा सकता है, किसी अपॉइंटमेंट को याद दिलाने में भी ये काम आता है। तो ये इनबिल्ट फीचर कोर्टाना कहलाता है। इसका नाम है कोर्टाना। जैसे मोबाइल में माइक आता है या गूगल वॉइस सर्च आता है, जिसमें हम टाइप करने की बजाय वॉल्यूम या मतलब वॉइस से भी टाइप कर लेते हैं, बोलने से वो सर्च करता है ना, वही चीज़ है। तो विंडो 10 में भी फीचर इसको डाल दिया था कंप्यूटर में, और उसे कोर्टाना कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विंडो 10 में इनबिल्ट फीचर जो हाथ से लिखे गए मैथ एक्सप्रेशन की पहचान करता है। तो इसके लिए एक नया फीचर ऐड किया है ये भी, और उसका नाम है मैथ इनपुट पैनल। यानी गणितीय क्रियाएं जो आपने हाथ से लिखी थी, कोई भी इक्वेशन है किसी प्रकार की, देखो कंप्यूटर में सबसे मुश्किल टाइप करना इक्वेशन ही होती है, समीकरण जो होती है ना। कुछ समीकरण तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें मिल जाती है हमें। लेकिन कुछ एक इक्वेशन ऐसी है जो हम बाहर से लगाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाती थी। अब मैथ इनपुट पैनल नाम से एक फीचर जोड़ दिया, जो हाथ से हमने कागज़ पर कोई भी मैथ एक्सप्रेशन लिखा हुआ था तो उसको एज इट इज़ वहाँ पर वो ले लेता है। क्वेश्चन का ऑप्शन अपना बी रहेगा, मैथ इनपुट पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। दो स्टेटमेंट दिए, पहचान करनी थी कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। दोस्तों दोनों एक स्टेटमेंट गलत हो गए, उल्टा लिख दिया। इंटरनेट ग्लोबल है, जबकि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। यानी एक कंपनी के आपस में एम्प्लॉयज़ तक जो सीमित रहता है वो इंट्रानेट होता है, और इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंट्रानेट एक छोटा नेटवर्क है और इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। कई सारे नेटवर्क और कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो इंटरनेट है। यानी अभी तो अपना आंसर ए रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, और सही स्टेटमेंट क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है और इंट्रानेट निजी नेटवर्क है। इस तरह से आप लाइन को याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वेबसाइट के यूआरएल से पता लग जाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है अथवा नहीं। एक सुरक्षित वेबसाइट हमेशा से स्टार्ट होती है। दोस्तों यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है, और ये किसी वेबसाइट का एक कंप्लीट एड्रेस होता है। वेब ब्राउज़र में जब हम एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो हमें एक वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना होता है, एड्रेस टाइप करना होता है। एक यूआरएल जो होता है वो 5 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला भाग आता है प्रोटोकॉल। उसके बाद में होता है डोमेन, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन और एक्सटेंशन या जो भी फाइल का नाम आता है वो। किसी भी वेबसाइट से सिक्योर वेबसाइट का कैसे पता लगता है, तो जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ इस एस का मतलब सिक्योर ही होता है।
यानी सोचने वाली बात है कि वेबसाइट केवल HTTP से स्टार्ट हो रही है या HTTPS से स्टार्ट हो रही है। ये दो बातें हैं। यदि HTTPS से स्टार्ट होती है तो वो वेबसाइट सिक्योर है। यहाँ आपके किसी भी आईडी या पासवर्ड को हैक नहीं किया जाएगा। एक लीगल वेबसाइट है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि फर्जी अकाउंट होते हैं, सेम वेबसाइट बना देते हैं उसी तरह की। हमें पता नहीं लग रहा कि हम ओरिजिनल वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं या फिर डुप्लीकेट वेबसाइट पर। तो ये पहचान होती है। और दूसरी पहचान और भी होगी, और वो है कि स्टार्टिंग में पैड लॉक लगा हुआ होगा, यानी लॉक का निशान बना हुआ होता है। सिक्योर वेबसाइट की दो पहचान होती है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है कि एक वेब ब्राउज़र में जो वेबसाइट का पता होता है उससे पूर्व पैडलॉक लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या यह वेबसाइट पूर्णतः सुरक्षित है, या फिर यह वेबसाइट पासवर्ड से ही खुलेगी, या फिर यह वेबसाइट हैक की हुई वेबसाइट है, या फिर इस वेबसाइट को कभी लॉक किया ही नहीं जा सकता। तो वही बात है, सिक्योर वेबसाइट की दो चीज़ें पता करना होता है। एक तो स्टार्टिंग में पैडलॉक लगा होगा, तो ये वाली क्या है, पूर्णतया सुरक्षित वेबसाइट है, या फिर HTTPS होगा। दोनों चीज़ें भी एक साथ देखने को मिल सकती है। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, पूर्णतया सुरक्षित वेबसाइट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रन विंडो या सर्च बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे। विंडो प्लस R एक शॉर्ट बटन होता है जिसको अपन प्रेस करेंगे। ये विंडो वाली तो इस तरह की सिंबल है, ये आपको दिख जाएगी, कीबोर्ड में होता है। इसके साथ R यानी विंडो प्लस R दबाते हैं अपन, तो एक विंडो ओपन होती है, उसको रन विंडो या सर्च बॉक्स कहते हैं। यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डायरेक्ट ओपन करना हो तो इसके लिए विनवर्ड टाइप करना होता है। इसी तरह से एक्सेल के लिए केवल एक्सेल टाइप करना है। इसी तरह से पावर पॉइंट को जब रन विंडो से हमें एक्सेस करना हो तो पावर PNT, ध्यान रखना PPT नहीं लिखना है, पावर पॉइंट नहीं लिखना है, पावर PNT होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तीनों को याद रखें। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, विनवर्ड कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निब्बल्स में निम्नलिखित बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है। देखो, सबसे पहले निब्बल से पहले हम लोग बिट की ओर जाएंगे। बाइनरी में प्रत्येक अंक को एक बिट कहा जाता है। प्रयुक्त इस अनुक्रम में हम सबसे पहले इसकी संख्या काउंट करेंगे और वो उतने ही बिट होगी। जब आप इस पूरे कंप्लीट को गिनेंगे, काउंट कर लीजिएगा आप, तो ये आएगा 16। मतलब इस बाइनरी अनुक्रम में 16 बिट का उपयोग किया गया है। तो अब देखो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। 16 बिट उपयोग की गई है, 2 बाइट यूज की गई है, 4 निब्बल का उपयोग हुआ है। इस तरह बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 16 बिट के 2 बाइट बने। 4 बिट से एक निब्बल बनती है, तो 16 बिट से 4 निब्बल हो गई। खैर, अभी अपने इस क्वेश्चन में जो है निब्बल्स कैलकुलेट करना था, तो 16 बिट की निब्बल कितनी बनेगी, 4। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। और अगर क्वेश्चन होता कि इसमें बाइट कितनी है, तो अपन करते 2। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक्सेल की सीट पर वर्तमान तिथि और समय, यानी प्रेजेंट डेट और टाइम, दोनों चीज़ें हमें सेल में इंसर्ट करनी है। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए तो होता है नाउ। नाउ यानी अब। तो जब हम नाउ टाइप करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डेट और टाइम दोनों आएंगे। यदि आप केवल टुडे लिखते हैं तो फिर केवल और केवल डेट आएगी, टाइम नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखें। टुडे से केवल डेट, नाउ से डेट एंड टाइम दोनों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि यू का ASCII कोड 0101 है तो वी का ASCII कोड क्या है। दोस्तों, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम है। ये लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं ना, आप उन्हीं को पकड़ लीजिए, और वो इसका नेक्स्ट है U से V, तो आप इसका नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखो,
101 का अगला जो भाग होता है वो 110 होता है। ये बाइनरी में इसी तरह से सीक्वेंस चलता है, मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। जैसे 0 1 फिर 10 फिर 11, उसके बाद में 100 फिर 101 110 और 111, ऐसे सीक्वेंस चलता है। यही सीक्वेंस हमें याद रखना है। 101 के बाद में 110 आएगा, लास्ट के 3 डिजिट को आप चेंज कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 0101 तो सेम रहेगा, 0 110 हो जाएगा, जो 0 101 था। इसी तरह से यू से पहले क्या आता है? टी, एस टी यू वी। तो ये यू के बाद का पूछा था, अगर यू से पहले यानी टी का पूछ लेते, यू का दिया हुआ है, टी का कैलकुलेट करना पड़ जाता, तो 101 से पहले चले जाओ, और 101 से पहले बाइनरी में क्या आएगा? 100 आएगा, तो फिर अपना उत्तर डी हो जाता। आपको एक अगर दे देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। उसका आंसर करना हमारे लिए बहुत आसान है। एक वर्ड उसके आगे की ओर चले जाओ, एक वर्ड उसके पीछे की ओर चले जाओ, और संख्या का सीक्वेंस आपको बाइनरी में याद रखना है। खैर अभी अपना सी होगा, और इससे पहले यानी टी के बारे में पूछ लिया होता तो ये रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल डिस्क का प्रारूप जिसकी स्टोरेज क्षमता सर्वाधिक है। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक दो तरह की डिस्क होती है। देखो हार्ड डिस्क तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी मैग्नेटिक में आते हैं, जबकि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आती है। सबसे कम क्षमता सीडी की होती है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लगभग 700 MB तक होता है। उसके बाद डीवीडी होती है, इसका पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ये लगभग 2 से 4 GB तक हो सकती है, मैक्सिमम 4.7 GB होता है। अभी वर्तमान में एक नई डिस्क ईजाद कर दी गई है, ब्लू रे डिस्क, और ये लगभग 50 GB तक हो सकती है। तो सी आएगा, ब्लू रे डिस्क सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाली है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े रहते हैं? आवागमन का रास्ता दोनों ओर हो सकते हैं। टोपोलॉजी होती है 6 प्रकार की, रिंग, स्टार, बस, मेश, हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन में आती है, तो इन सबको याद रखें। बस टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें सारे एक से ही जुड़ते हैं, क्योंकि एक बस होती है, उसी से जिस तरह की हमें सोर्स की ज़रूरत है उसी तरफ वो जुड़ जाते हैं। इसमें डेटा बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड डिफ़ॉल्ट रूप से इस व्यू में, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप से ओरिएंटेशन में ओपन होती है। पावर पॉइंट और एक्सेल, पावर पॉइंट में जो पेज यूज करते हैं उसको स्लाइड कहते हैं, एक्सेल में जो पेज यूज करते हैं उसको सीट कहते हैं। इन दोनों का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पूछा गया है। तो जो पावर पॉइंट वाली होती है उसका तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, और एक्सेल की जो सीट है उसका पोर्ट्रेट होता है। दोनों को याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ईमेल में केस सेंसिटिव होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपने मेल आईडी में UPPCL सारे अपर केस में लिखे हुए हैं, तो ये मेल आईडी तभी एक्सेप्टेबल होगी जब अपर केस होगा। और मान लीजिए कि 2 अपर केस और 2 लोअर केस है, तो फिर इसमें अपर और लोअर ही लिखने होंगे। यानी केस जो है, अपर केस लोअर केस, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे वर्ड होते हैं वैसे ही टाइप करने होते हैं। दूसरा, केवल एक ही @ होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। कभी भी ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। यूजर नेम और एक्सटेंशन नेम या डोमेन नेम बोल सकते हैं अपन। @ पहले से जो भाग है उससे पहले के भाग को यूजर नेम, और @ के बाद को हम टॉप लेवल डोमेन या एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। कभी भी स्पेस नहीं होगा ईमेल आईडी में, ये श्योर है। और मोस्टली आप देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होते। तो डी है, एक कंप्यूटर का उपयोग करके 2 से अधिक मेल आईडी नहीं बना सकते, तो हम कितनी भी बना सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं है नियम, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, बाकी तीनों सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? कृत्रिम बुद्धि, वॉइस पावर, ये जितनी भी ये सारी पांचवी पीढ़ी में ही आई है, फिफ्थ जनरेशन में ही हुआ है कृत्रिम बुद्धि वाला जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? इंटरनेट यूज करने के लिए हमारे पास टीसीपी और आईपी ये होने चाहिए। ये होता है उसका कोई एक यूज किया हुआ प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए। लेकिन हम जब एक ईमेल यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरनेट में ईमेल का था, ये पूरा अधूरा रह गया क्वेश्चन। इंटरनेट में जब हम मेल यूज करते हैं तो किस तरह के प्रोटोकॉल यूज होने चाहिए? तो क्वेश्चन का आंसर ए होगा आईमेप और पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईमेप, इन दोनों का हमें यूज करना होता है, इनमें से कोई एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन इक्वल टू पावर 2,5 का रिजल्ट क्या होगा? देखो ये पावर 2 का मतलब होता है, तो ध्यान रखें पहले जो होता है ये ब्रैकेट के अंदर और नेक्स्ट वाला उसकी पावर होती है, यानी इसका मतलब है कि 2 की घातांक 5 है। और हम सब जानते हैं कि अगर इस तरह से घातांक आती है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करना है, ठीक है। तो कितना आएगा? 4, 8, 16 और 32। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। यानी वो पहले है बेस संख्या और सेकंड जो संख्या होती है वो होती है पावर एक तरह से, यानी वो घातांक के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में असत्य कथन कौन सा है? गलत स्टेटमेंट के बारे में फिर पूछा गया अपन से, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट है CDR में डेटा लिखा और मिटाया जा सकता है। CDRW में CD रीड राइट इसका हास्य होता है। देखिए CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी ये डिस्क केवल इस तरह की है जहां हम डेटा को केवल रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। यानी ये सीडी पुनः काम में नहीं ली जा सकती, इसके डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी इस पर हम रीराइट कर सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, पहले से लिखे हुए डेटा को मिटा सकते हैं और हम इस पर पुनः लिख भी सकते हैं। इसका मतलब अभी अपने क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है? एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और उसमें जो पेज होते हैं उनको पेजेज ही बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं और उसमें जो पेजेज यूज में लेते हैं उनको स्लाइड बोलते हैं। एक्सेल में वर्कबुक, वर्ड में डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, वर्कबुक में वर्कशीट, डॉक्यूमेंट में पेज, प्रेजेंटेशन में स्लाइड। वर्कबुक का नाम .xlsx होता है, डॉक्यूमेंट का .docx होता है, प्रेजेंटेशन का .pptx होता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।